हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी कहानी है सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल को हम स्टडी कर चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल को हम स्टडी कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने जो स्टडी कर लिया है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और बेसिक जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में हम अब डिटेल के अंदर स्टडी कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी मेन नेक्स्ट चीज है जो हमें स्टडी करना है वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एनसीईआरटी सेज कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। देखिए, अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो एनसीईआरटी कुछ यहाँ पे कह रही है समथिंग कॉल्ड एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये कहता है while each of the membranous organelles is different in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system। यानी अगर अलग अलग ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सबका अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन है, लेकिन उनमें से कुछ ऑर्गेनेलीज को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा समझ के चलते हैं। क्यों? बिकॉज दे फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। और ये आपके पास लाइन क्यों, यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन को हमने डिफाइन किया। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इंक्लूड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। बेसिकली आपको चार चीजें मिली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये आपको चार चीजें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मिली। ये कहता है कि सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सोसोम, ये तीन चीजों को यहाँ मेंशन नहीं किया है ना एंडोमेम्ब्रेन में। ये कहता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सोसोम इनका फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, हेंस दीज आर नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ग्रेट। तो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी हमें पहली चीज स्टडी करनी है वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा सबसे पहली चीज यहाँ देखो न्यूक्लियस पोर, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से बने हुए पोर्स न्यूक्लियस पोर कर दिए। अब ये जो लेयर आपको रेड में हाईलाइट होते हुए दिखा रही है, ये लेयर है किस चीज की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमें समझ आ रहा है कि दिस लेयर इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ कंप्लीट कॉन्टिन्यूएशन के अंदर है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा का पूरा जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा इसके दो हिस्से अगर आप एक्चुअली यहाँ से ऑब्जर्व करें तो एक ये वाला हिस्सा जो हिस्सा देखने में रफ दिखाई दे रहा है और एक ये वाला हिस्सा जो देखने में स्मूथ दिखाई दे रहा है। यानी हम टर्म करते हैं रफ एंड स्मूथ। रफ को कहेंगे RER और इसको कहेंगे SER। ये दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को रफ कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अलाइंड है, इस सरफेस पे चिपके हुए हैं। यानी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज यूकैरियोटिक सेल एंड रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम। पहला वर्ड हमें पता लगा रेटिकुलम। उसने कहा एक यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करते हुए हमें एक रेटिकुलम मिला ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक पूरे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला। अब आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे कंप्लीट एक सेल देखते हैं तो सेल में ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा आप ऑब्जर्व करो कि ये वाला एक रीजन बनता है, एक अंदर वाला रीजन, यानी साइटोप्लाज्म का ये बाहर वाला रीजन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर है, एक ये रीजन बनता है और एक रीजन जो यहाँ पे अंदर है। इसलिए ये टर्म करता है ER, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides the intracellular space into two distinct components, two distinct compartment, luminal जिसको हम inside ER कहते हैं, यानी अगर इस कंप्लीट सेल के अंदर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला कंपोनेंट, इस चीज को हमने क्या टर्म कर दिया? इस वाले कंपोनेंट को टर्म कर दिया ल्यूमिनल। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो ल्यूमिनल। और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी जो बाहर वाला एरिया था। अब ER often shows ribosomes attached to their outer surface, और अगर ribosomes attached होंगे तो इसको हम टर्म करेंगे rough ER, RER, rough endoplasmic reticulum। और अगर वो स्मूथ अपीयर करेगा तो उसका नाम दिया जाएगा SER, smooth endoplasmic reticulum। यहाँ पे देखिए बच्चे अच्छे से, अगर आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व देख सकते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ये देखने को मिल रहा है और इधर मिल रहा है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर को बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपको इस तरीके से कॉन्टिन्यूस शीट्स दिखाई दे रही हैं? यस, ऐसा एक लेमिलर यानी एक शीट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिखाई दे रहा है, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में
क्या आपको एक ट्यूब जैसा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? यस। तो ये भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डायग्राम क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्मूथ एंड रफ, पहली बात दोनों के अंदर अगर ऑब्जर्व करने में मालूम लगता है कि जो ये है रफ, इसमें मिलेगा राइबोसोम और स्मूथ में राइबोसोम नहीं मिलेगा। ऑल्सो स्मूथ इज अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ शीट्स। शीट्स के लिए बेटा दूसरा नाम दिया जाता है लैमेला। क्या नाम? लैमेला। इस फॉर्म में किया जा सकता है और यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म के अंदर अरेंज है। ये तो दो हमने रेटिकुलम पढ़े। अब हमें इन दोनों का फंक्शन स्टडी करना है, तो लेट्स गेट इनटू डिटेल्स एंड लुक एट द नोट्स। हमने कहा रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया, बेसिकली स्टार्टिंग दोबारा से करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल ये डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, इट इज अ रेटिकुलम, इट इज अ रेटिकुलम दैट इज नेटवर्क, जैसे हमने स्टडी किया था ये वर्ड। इट इज अ रेटिकुलम ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड ये एक लेयर्स के फॉर्म में हो सकता है। इसको आप सिस्टर्ने कह दीजिए, इसको आप लैमेले टर्म कर दीजिए। ये दोनों वर्ड जिसके लिए चलेंगे, चाहे आप वर्ड बोलो कॉमनली यूज वर्ड सिस्टर्ने और लैमेले, और दूसरे ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है। वी जस्ट सॉ। हमने फिर डिवाइड किया पूरे साइटोप्लाज्म को इन ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो देखिए बेटा, जो यहाँ पे येलो रीजन से बाहर है, ये वाला जो साइटोप्लाज्म में पार्ट है, यानी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर वाला हिस्सा है, उसको हम टर्म किए एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और दूसरा वाला होगा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ, रफ और स्मूथ के अंदर हम डिटरमाइन कर चुके हैं। देखिए, रफ हैज ए राइबोसोम एट इट्स आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ के पास राइबोसोम नहीं होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। रफ इज इन इट डेवलप्स इन कॉन्टिन्यूटी विद द न्यूक्लियर एनवेलप। रफ कैसे आया? न्यूक्लियर एनवेलप की कॉन्टिन्यूटी, यानी न्यूक्लियर एनवेलप बना हुआ है उसी के साथ कॉन्टिन्यूस है, हटा हुआ नहीं है, चिपका हुआ है। और रफ से अगर आप राइबोसोम्स हटा दें तो डोमिनेटली क्या बनेगा आपके पास? एसईआर, यानी एसईआर डेवलप फ्रॉम द आरईआर। ईआर की अगर हम बेटा बात करते हैं और आरईआर की बात करते हैं, तो आरईआर में हमें मालूम लगता है इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। अगर सेल को प्रोटीन सिंथेसाइज करना है तो सेल को हमेशा चाहिए होता है राइबोसोम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ है तो राइबोसोम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मेन काम प्रोटीन का सिंथेसिस है। और क्योंकि हर वो प्रोटीन जो सेल के अंदर रहना है या सेल से बाहर सिक्रीट होना है, ये दोनों प्रोटीन्स को बनाने का काम है, तो इसलिए हम टर्म करते हैं इसका सिक्रीटरी एक्टिविटी भी है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, दिस इज अ साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, इट इज अ साइट फॉर स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से स्टेरॉइडल हार्मोन बनते हैं? ऐसे कौन से हार्मोन बनते हैं जिनका नेचर स्टेरॉइडल होता है, यानी फैट डिराइव्ड नेचर है। ये जो आपके पास हार्मोन्स हैं बेटा, ये होगा टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एस्ट्राडियोल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी बॉडी में बनने वाले ऐसे हार्मोन्स जो कैसे होते हैं? एग्जैक्टली स्टेरॉइडल होते हैं, फैट बेस्ड होते हैं। हाँ, तो बेटा ये सब हार्मोन्स बने कहाँ? ये बने एसईआर। अगर आप अच्छे से फोकस करें तो प्रोटीन वाला हिस्सा आपके पास आरईआर में बनेगा, और एसईआर में बनने वाला हिस्सा कौन सा होगा? लिपिड डिराइव्ड होगा, स्टेरॉइडल हार्मोन्स। और ग्लाइकोजन भी सिंथेसाइज होगा तो आपके पास एसईआर में सिंथेसाइज होगा। अगर बेटा इनका हम टैबुलर फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर्स को देखें तो आप यहाँ पे आपको एक कंप्लीट टेबल मिल सकता है। इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्मूथ वाला पार्ट कुछ इस तरीके से ट्यूब्यूल्स फॉर्म में है, और जो आपके पास रफ वाला पार्ट है इस तरीके से लैमेलिस शीट के फॉर्म के अंदर है। आप ये वाला चार्ट डेफिनेटली पढ़िए। इन केस यू फाइंड एनी डाउट अंडरस्टैंडिंग दिस चार्ट, ऑब्वियसली वी कैन डिस्कस इट आफ्टर द लेक्चर। यहाँ तक तो बहुत सिंपल। फिर हमसे पूछा जाता है कि इनके फंक्शंस के बारे में एग्जैक्टली क्या, कि अगर एक सेल के अंदर आपको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क चाहिए, उस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स मेम्ब्रेन टू द गोल्जी apparatus फॉर वेसिकल फॉर्मेशन। ये बेटा वेसिकल क्या होता है ये हम हमेशा के लिए समझ लेते हैं। कभी भी अगर कोई लिपिड मेम्ब्रेन डिराइव्ड स्फीयर होगा जो हॉलो होगा, आप उस चीज को टर्म करोगे वेसिकल, यानी वेसिकल बेसिकली इस तरीके से होगा। ये जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो वेसिकल बनाती हैं जिसके अंदर अलग अलग सेक्रेशंस हैं। तो वेसिकल बनाने के लिए जो मेम्ब्रेन है, लिपिड है, वो कौन सप्लाई करेगा? ये जो एसईआर है
SER स्मूथ, क्योंकि लिपिड बनाता है। तो ये वेसिकल बनाने के लिए, लिपिड वाली मेम्ब्रेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सप्लाई करेगा गोल्जी बॉडीज को। नेक्स्ट, उसी तरीके से बॉडी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेज रहा है। हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड नेक्स्ट मिलता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? अगर आप ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल मसल्स को देखते हैं तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एक वर्ड यूज करती हैं, उन उसको यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल में क्या करेगा? वहां पर कैल्शियम की स्टोरेज करेगा। और ये जो कैल्शियम स्टोर करता है, ये कैल्शियम एक हाइपोथेसिस, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। तो कैल्शियम स्टोर करने का काम भी इसका। दूसरा, अगर आप कभी न्यूरॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं, न्यूरॉन्स के सेल अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। तो निसल ग्रैन्यूल्स क्या है? दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ आवर नर्व सेल्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है GERL, इसको कहते हैं गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां से लाइसोसोम बनता है। अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, लाइसोसोम एक सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। एंजाइम है किसके अंदर? एक मेम्ब्रेनस कवरिंग में, यानी लाइसोसोम को एक वेसिकल समझा जा सकता है जिसके अंदर एंजाइम्स है। तो बेटा वेसिकल की मेम्ब्रेन बनाने का काम किसका? वेसिकल की मेम्ब्रेन बनाने का काम गोल्जी बॉडीज का। और गोल्जी बॉडीज को वो मेम्ब्रेन किसने दी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पे सीरीज देखिए, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मेम्ब्रेन दी, लिपिड्स दिया गोल्जी बॉडीज को, और गोल्जी बॉडीज ने इससे क्या बनाया? वेसिकल। ओके, तो अब वेसिकल के अंदर क्या प्रोटीन डालना है? यस। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या सप्लाई करेगा गोल्जी बॉडीज को? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोटीन ही तो वो एंजाइम है जो लाइसोसोम के अंदर है। तो गोल्जी बॉडीज जब वेसिकल बनाएंगे तो इस वेसिकल के अंदर हम समझ सकते हैं यहाँ पे आपके पास एंजाइम मिलेगा, और ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये स्ट्रक्चर होगा लाइसोसोम का। तो क्या हमें बात समझ आई? तो हम कहते हैं कि गर्ल के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करता है? वी जस्ट सॉ। अब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ पाए, यानी गर्ल सिस्टम में गोल्जी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी मदद से हम लाइसोसोम सिंथेसाइज करते हैं, उस काम में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रखता है, SER और RER दोनों। नेक्स्ट, वाइटेलोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब क्या? आप एक एग लीजिए, एग को ब्रेक कीजिए और अंदर येलो येलो कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको कहते हैं योक। तो अब किसी भी सेल के अंदर मिलने वाला जो योक है, किसी भी एग में मिलने वाला जो योक है, प्रेडोमिनेंटली वो लिपिड नेचर का है। तो अगर उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन्स हैं तो वो कौन बनाएगा? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप करेगा। हमें एक और फैक्ट हमें यहाँ से मालूम होना चाहिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसी भी वर्टिब्रेट के RBC के अंदर नहीं होता। इसके अलावा और क्या क्या काम कर सकता है? बेटा जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना सकता है उस तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप बना सकता है। और अगर कभी भी ह्यूमन बॉडी में कोई ड्रग्स कंज्यूम किया तो वो ड्रग्स लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन जाता है, टॉक्सिन जाएगा, कोई भी केमिकल चीज जाएगी तो बॉडी में जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। तो अब एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाती है? लिवर के पास। और लिवर किसी भी ह्यूमन बॉडी में बनने वाली टॉक्सिक चीज को डिटॉक्सिफाई करता है। तो लिवर के अंदर जो लिवर के सेल्स हैं वो डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। तो लिवर के सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्पेसिफिकली डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। यहां तक तो था बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो है गोल्जी एपैरेटस। पहले हम यहां से देखेंगे, देन वील गो टू द NCERT। गोल्जी एपैरेटस में ऑब्जर्व कीजिए, ये जो गोल्जी एपैरेटस है बेटा, इसके लिए जो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं वो कैमिलो गोल्जी। इसका अकरेंस न्यूक्लियस के पास रहता है। देखिए अभी हमें इस वाले स्ट्रक्चर से मालूम लगा कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस गोल्जी बॉडीज का फंक्शन एक दूसरे के साथ सिमिलर है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट है, तभी तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। तो हमें मालूम लगता है कि ये जो गोल्जी एपैरेटस है न्यूक्लियस के पास क्यों?
क्योंकि न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या चीज, गोल्जी एपैरेटस। इसकी शेप्स के बारे में बेटा जब भी कमेंट किया जाएगा, यानी साइंटिफिकली भाषा में बोला जाएगा, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। गोल्जी एपैरेटस की शेप्स देखने में हमें मालूम लगी है, ये अलग अलग शेप्स का, फ्लैट, डिस्क लाइक, सिस्टर्न है, वेसिकल शेप, इसकी अलग अलग शेप्स हम देख सकते हैं, इसकी अलग अलग शेप्स हमें मिलती है। अगर गोल्जी एपैरेटस में हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्ने कहते हैं, और सिस्टर्ने की एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर क्या एक दूसरे के पैरेलली स्टैक्ड हैं? एग्जैक्टली ऐसा होता है। यानी गोल्जी बॉडीज को हम कैसे समझ सकते हैं, ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर स्टैक्ड पैरेलल टू अनदर मेम्ब्रेन एंड देन स्टैक्ड पैरेलल टू अनदर मेम्ब्रेन एंड स्टैक्ड पैरेलल टू अनदर मेम्ब्रेन, एक बंच ऑफ मेम्ब्रेन अलग एक साथ स्टैक्ड है। ये गोल्जी बॉडीज का एक कॉमनली फाउंड स्ट्रक्चर है। बेटा जब ऐसी स्टैकिंग होती है तो स्टैकिंग के दो फेसेस बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। तो हमारे पास स्टैकिंग में अगर आप सोचिए इस तरीके से कॉपी लो, एक दूसरा कॉपी लो, एक तीसरा कॉपी लो और चारों कॉपी को एक दूसरे के आसपास लगा दो, तो आपको एक साइड से एक फेस दिखाई देगा, दूसरे साइड से दोनों फेस, दूसरा फेस। तो अब हमें जो ये दो फेस दिखाई दे रहे हैं इनका नाम देना। बेटा एक फेस होता है कॉन्वेक्स फेस और एक दूसरा होता है कॉनकेव फेस। यहाँ पे जो आपके पास कॉन्वेक्स फेस होता है, यहाँ ये फेस रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल जो इस कॉन्वेक्स फेस पे जाएगा, और इस फेस को कहते हैं सिस फेस। ध्यान से बात समझने वाली बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो सामान आगे भेजना है वो गोल्जी बॉडीज को देगा। अब गोल्जी बॉडीज वो सामान कौन से रास्ते, कौन सी तरफ से रिसीव करेगा? वो रिसीव करेगा सिस फेस से, और सिस फेस इसको बोला जा सकता है, और इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिंग फेस। इतना तो क्लियर है। अब दूसरी तरफ आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कॉनकेव फेस। बेटा इसका दूसरा नाम है ट्रांसफेस, या फिर इसको बोला जा सकता है ट्रांसफेस, या इसको बोला जा सकता है मैच्योरिंग फेस। कहने का मतलब क्या है कि मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहुंचा यहाँ पर, मटेरियल इधर से ऐसे मूव किया और फाइनली अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ये मटेरियल, ये वेसिकल यहाँ से बाहर निकल रहा है। यानी जितना भी सामान है वो गोल्जी बॉडी से बाहर निकलेगा, कौन से फेस के थ्रू? मैच्योरिंग फेस के थ्रू, या फिर आप उसको टर्म करेंगे ट्रांस फेस। इतना सिंपल। इस फेस के थ्रू मटेरियल बाहर निकलता है। अब ये तो गोल्जी बॉडीज का पार्ट था। गोल्जी बॉडीज में बेटा ये अरेंजमेंट जस्ट आपने ऑब्जर्व करी, जहां पे ये स्टैकिंग अरेंजमेंट है, एक दूसरा तीसरा, यानी मल्टीपल लेयर स्टैक्ड है। बट जब आप प्लांट सेल्स के अंदर ऑब्जर्व करते हो कि इन द केस ऑफ कहां पर, प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स में ये जो स्टैकिंग होती है ये नहीं होती। यानी इस तरीके से वो स्टैकिंग में प्रेजेंट नहीं होते, वो एज अ इंडिविजुअल यूनिट अलग अलग जगह पे ऐसे इंडिविजुअल यूनिट की तरह पड़े होते हैं। इसलिए देयरफॉर क्योंकि कोई स्टैकिंग नहीं है इसलिए इनका नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम्स। ओके क्लियर। हम आगे मूव करते हैं कि गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या है। ये कहता है कि पैकिंग दी एक मटेरियल फॉर इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट। अगर कोई भी चीज को सेल के अंदर या सेल से बाहर एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो ये बेसिक काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। देखिए लिपिड्स बने, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास प्रोटीन्स हैं। तो अगर आप प्रोटीन को किसी कार्बोहाइड्रेट से जोड़ देते हैं, यानी प्रोटीन लिया और कार्बोहाइड्रेट लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो इस चीज को आप टर्म करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर आप एक लिपिड लेते हैं और एक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो उस चीज को टर्म करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ओके तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ये दोनों कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं प्राइमरीली गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज में अगर ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और अगर ग्लाइकोलिपिड बनेगा इसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्ड है साइलेशन, इसके लिए ग्लाइकोप्रोटीन, एंड साइडेशन ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपसे क्वेश्चन किसी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज दोनों में से कौन इन्वॉल्व है, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए गोल्जी बॉडीज इज द बेटर आंसर। अगर गोल्जी बॉडीज ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट आंसर आपके पास बनना चाहिए ग्लाइकोसाइलेशन एंड साइडेशन के लिए क्या आपके लिए आंसर बनना चाहिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके नेक्स्ट गोल्जी बॉडीज बेटा एक्रोसोम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। अभी एक्रोसोम क्या है?
अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा जाए, स्पर्म के स्ट्रक्चर के एकदम हेड पे एक छोटा सा एरिया मिलता है, उसको एक्रोजोम कहते हैं। एंड एक्रोजोम किस चीज में मदद करता है? फर्टिलाइजेशन। यानी एक्रोजोम क्या है? फाउंड एट हेड ऑफ स्पर्म, हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इतना क्लियर? ओके, क्या गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम बनाने में मदद करती हैं? डेफिनेटली हमने पढ़ा है। और क्या गोल्जी बॉडीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाइटलोजेनेसिस यानी योग बनाने में मदद करेंगी? यस। तो ये तो सारा का सारा स्टडी किया बेटा हमने गोल्जी एपरेटस के लिए। तो लेट्स गो बैक टू द एनसीईआरटी एंड सी व्हाट द एनसीईआरटी हैज टू से। एनसीईआरटी फिर वहां पे साइंटिस्ट के नाम को मेंशन करता है, कैमिलो गोल्जी, समझ आया। फिर उसने कहा दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने। These are stacked parallel to each other। जैसे आप यहाँ पे पैरेलल देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे एक लगा हुआ है, फिर यहाँ पे इस तरीके से इनकी पैरेलल अरेंजमेंट है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, अलग अलग नंबर हो सकते हैं। ये सिस्टर्ने के दो फॉर्म्स होंगे आपके पास, एक होगा कॉन्वेक्स या फिर सिस फेस, या फिर इसका नाम होगा फॉर्मिंग फेस। में आपको 3 वर्ड्स मिले, कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग। और दूसरे फेस का नाम होगा कॉन्केव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। अब ये द सिस एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। इस तरीके से आपके पास एक मेंबर, एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर, तो देखो ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। गोल्जी apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered intracellular or secreted outside the cell। यानी extracellular delivery और intracellular delivery का काम। अगर एक लेटर आया, लेटर की डिलीवरी कहाँ करनी है? क्या ये पोस्टमैन करता है? यस। इसीलिए गोल्जी बॉडीज को पोस्टमैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, द पोस्टमैन ऑफ द सेल। क्योंकि गोल्जी बॉडीज एक और काम करती है, कंट्रोल करती है कौन सी चीज कहाँ से आई है, फिर कहाँ जा रही है। यानी ट्रैफिक, यानी जितना भी सेल्युलर मॉलिक्यूल्स को अगर आप ट्रैफिक किस तरह समझो तो उसको रेगुलेट करने का काम भी गोल्जी बॉडीज का। तो इसको पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पुलिसमैन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसका प्रिंसिपल फंक्शन तो बेटा पैकेजिंग का था। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। हमने पढ़ा है कि ईआर से मटेरियल आया सिस फेस की तरफ, ये सिस फेस इंटरकनेक्टेड है किसके साथ? ट्रांस फेज से, और ट्रांस फेज से इस तरीके से बाहर एक वेसिकल बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से वेसिकल ट्रांस फेज से बाहर निकल चुका है। This explains why Golgi bodies remain in close association with the endoplasmic reticulum, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। The number of proteins synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transphase। ट्रांसफेज से निकलने से पहले गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है कि उधर से लिपिड जो प्रोटीन्स आए उनको मॉडिफाई करने का काम गोल्जी बॉडीज करेंगे। अब जैसे हमें पता लगा कि मॉडिफाई करना है, तो अगर आपके पास लिपिड्स आए और आपके पास प्रोटीन्स दोनों तरफ से आया और कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं, तो इनको जोड़ना है। और ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, ये दोनों काम किसका काम करना है? प्रिंसिपल फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का। यहाँ तक तो क्लियर। नेक्स्ट चीज बेटा जो हम ऑर्गेनली पढ़ेंगे दैट इज लाइसोसोम्स। Lysosomes are membrane-bound vesicular structures and formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. We have studied this in the GERL point. यहाँ पे Golgi bodies, Golgi apparatus की मदद से ये lysosomes बनते हैं। Isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ऐसे एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, वाटर एक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इन हाइड्रोलेसिस को बेटा स्पेसिफिकली वर्ड दिया जाता है एसिड हाइड्रोलेसिस। क्या दिया जाता है? एसिड हाइड्रोलेसिस।
एसिड हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? इसके अंदर मिलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेज, जैसे प्रोटीएज, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑप्टिमली आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, इसलिए इनको एसिड हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। अब ये एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी जितने भी पॉसिबल हाइड्रोलाइसिस होंगे वो आपको आसानी से किसी भी लाइसोसोम के अंदर मिल सकता है। लाइसोसोम को बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कीजिए और देखो, लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मालूम है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग बाय द गोल्जी एपरेटस, ये बात अपने को बहुत क्लियर है। आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो एसिड हाइड्रोलाइसिस हैं। क्यों एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हैं? बिकॉज दे आर एक्टिव एट द एसिडिक लो पीएच। इन ये एसिड, इसका एग्जांपल लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, ये जितनी भी चीजें हैं आपको लाइसोसोम्स के अंदर मिलेगा। अभी लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी एक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग टर्म किया जाता था। क्या लाइसोसोम आपके पास कहां से निकले? जो गोल्जी बॉडीज का ट्रांस फेज है वहां से बडिंग ऑफ करते हैं, यानी जो ट्रांस फेज है वहां से बड ऑफ करके जो चीज निकलेगी वो लाइसोसोम्स होगा। लाइसोसोम्स आर अबंडेंट इन मैक्रोफाजेस। बेटा मैक्रोफाजेस क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं कुछ सेल्स, जिन सेल्स का नाम है मैक्रोफाजेस, और ये सेल्स फेगोसाइटोसिस का प्रोमिनेंट फंक्शन करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, इस तरीके से आपकी बॉडी में एक छोटा सा बैक्टीरिया आ गया, तो इस तरीके से मैक्रोफेज आएगा और इस मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को इस तरीके से खा जाएगा। अब ये बैक्टीरिया, अगर ये जो बैक्टीरिया है, अगर आप इस सेल के अंदर इस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हो तो हमें इस बैक्टीरिया को कंज्यूम भी करता है, मारना भी है सेल के अंदर। पहली बात, कौन सा सेल है जो इस तरीके से आगे फेगोसाइटोस कर रहा है? वो सेल का नाम है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज बाहर से आता हुआ कोई भी एंटिटी को फेगोसाइटोसिस करता है। अब अगर आपने फेगोसाइटोसिस किया तो उसके बाद क्या होगा? लेट्स लुक बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जैसे ये बैक्टीरिया, ये आपके पास एक बैक्टीरियम है और यहाँ पे आपके पास ये मैक्रोफाज स्ट्रक्चर था। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये बैक्टीरियम था, इसको इस तरीके से फेगोसाइटोसिस अंदर किया और ये जो चीज में कन्वर्ट हो गया फेगोसोम। देखो फेगोसोम में अभी भी इस तरीके से क्या चीज पड़ा अपने पास? एक बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया इस फेगोसोम के अंदर बैठा हुआ किसके साथ मिलेगा? प्राइमरी लाइसोसोम। देखो ये फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में मिल रहे हैं और आपस में मिलने के बाद इन्होंने क्या बना दिया? सेकेंडरी लाइसोसोम। यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो रहा है कि इधर से फेगोसोम आया, फेगोसोम ने प्राइमरी लाइसोसोम, जो लाइसोसोम जो एसिड हाइड्रोलाइसिस कंटेन करता है, वो आपके पास ये और ये दोनों फ्यूज किए और जो आपके पास स्ट्रक्चर बना वो सेकेंडरी लाइसोसोम था। बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर यहाँ पे खूब सारे एंजाइम्स हैं और यहाँ से बैक्टीरिया है। क्या दोनों ने मिक्स करके बैक्टीरिया को किल कर दिया? यस। और ये एक्टिविटी कहाँ पर देखने को मिलती है हमें? इट इज एक्टिवली सीन इन द केस ऑफ मैक्रोफाजेस। अब मैक्रोफाजेस जो देखते हैं बेटा, ये मैक्रोफाजेस हमें ह्यूमन बॉडी में अलग अलग जगह मिलते हैं। जैसे अगर आप देखें, ब्लड में मैक्रोफाजेस को कहते हैं मोनोसाइट्स, बोन में होंगे तो उनको कहेंगे ऑस्टियोक्लास्ट, लिवर में होंगे कफर सेल्स, लंग्स में होंगे डस्ट सेल्स, ब्रेन में होंगे माइक्रोग्लियल सेल्स। ये अलग अलग टाइप का नाम है जो मैक्रोफेजेस को दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द टिश्यू इन विच दे आर प्रेजेंट। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं? यस। क्या मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करने के बाद लाइसोसोम एक्शन से उस बैक्टीरिया या उस एक्सटर्नल चीज को कंज्यूम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं? यस। कहानी यहां तक समझ आई। लाइसोसोम्स को लेके बेटा हमने यहाँ पे दो वर्ड पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हम समझते हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम ऐसा है कि विच इज जस्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड बाय द गर्ल। अब ये एक्टिव नहीं है, यानी इसने अभी तक कोई काम नहीं किया है। ऐसे लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राइमरी। देखिए प्राइमरी लाइसोसोम इस तरीके से यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, अब इसने कोई काम नहीं किया है। बट अगर आप सेकेंडरी टर्म करेंगे, इसका मतलब कभी भी फूड वैक्यूल यानी बाहर से अंदर कोई चीज एंडोसाइटोसिस से लाई गई, उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम जब मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम, यानी व्हेन इट इज एक्टिंग ऑन इट्स सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट कौन कौन हो सकता है, यानी बाहर से ये लाइसोसोम किस किस चीज से मिल सकते हैं? देखिए बेटा, एंडोसाइटोसिस के थ्रू बाहर से कोई भी मटेरियल आ गया, यहाँ पर बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस से अंदर आ गया, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरीके से एंडोसाइटोसिस के थ्रू। देखो ये अर्ली एंडोसोम अंदर आया, लेट एंडोसोम, और फाइनली आके किससे मिल गए? प्राइमरी लाइसोसोम से। उसी तरीके से ये फेगोसाइटोसिस से जो चीज अंदर आई इसको हमने टर्म किया फेगोसोम, और फेगोसोम अब आके किससे मिला? प्राइमरी लाइसोसोम से। फेगोसोम आप यहाँ देख सकते हो प्राइमरी लाइसोसोम से मिला। अभी प्राइमरी लाइसोसोम, फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम ने आपस में कंबाइन किया और जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, वर्ड पे जरा बेटा ध्यान देना, वर्ड क्या कह रहे हैं? ऑटोफेजी।
यहाँ पे फेगोसाइटोसिस हो रहा है, यानी कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मारा जा सकता है। और अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनली हो जाता है खराब, तो सेल को अपने ही किसी हिस्से को खत्म करना है, अपने ही किसी हिस्से को खराब करना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ लीजिए सेल का ऑर्गेनली था जो खराब हो चुका है। तो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को किल करना है बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, एक कवरिंग, एक राउंड सी कवरिंग बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक राउंड सा कवरिंग है अराउंड दी कंप्लीट किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास एक कवरिंग दिख रही है। तो इस चीज को अभी हमने टर्म किया ऑटोफेगोसोम, और ऑटोफेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। और किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप लाइसोसोम के साथ बेटा ज्वाइन करवा देते हैं, फ्यूज करा देते हैं, वो स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है। तो चाहे वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नल हो चाहे हो इंटरनल, यहाँ पे लाइसोसोम विद द हेल्प ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस अपना इफेक्टिव एक्शन दिखा सकता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज वैक्यूल। अब ये वैक्यूल है क्या? वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, और इस वैक्यूल का नाम है, इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल के अंदर क्या क्या मिलेगा? टेक्निकली वैक्यूल है कैसा बेटा, जैसे घर के अंदर स्टोर हाउस होता है ना, जिसमें जितना भी सामान मतलब ऐसा होता है कि जो बाद में यूज आएगा, जिसका एग्जैक्टली अभी इस्तेमाल नहीं है, उसको हम अपने स्टोर हाउस में रख देते हैं। जैसे एक्ट एज अ स्टोर हाउस, तो इसके अंदर वाटर, इसके अंदर सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल, नॉन यूजफुल मटेरियल जो जस्ट अभी यूज नहीं होगा, हो सकता है बाद में काम आ जाए। तो इन सब चीजों के लिए हम वैक्यूल को एज अ स्टोर हाउस यूज करते हैं। प्लांट्स के अंदर ये जो वैक्यूल का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, देयरफॉर इट ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स वैक्यूल का साइज होता है थोड़ा छोटा। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है बेटा, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। तो अगर आप इसको सोच लीजिए कि ये आपके पास एक पर्टिकुलर सेल है, और सेल के अंदर इस तरीके से वैक्यूल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वैक्यूल, तो बाहर का मटेरियल मुझे यहाँ से अंदर डालना है। तो जो टोनोप्लास्ट होगा, इस टोनोप्लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी टोनोप्लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से साइटोप्लाज्म की कोई भी चीज को अपने अंदर डाल सकती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से कोई भी चीज को अंदर से बाहर भेज सकती है। क्लियर? वैक्यूल बेटा अलग अलग टाइप्स का होगा। फूड वैक्यूल, जो एक ऐसा वैक्यूल जो फूड के सप्लाई के लिए काम करेगा बेसिकली, जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और फूड दोनों होंगे, जैसे सेल अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सके, नाम फूड वैक्यूल। अगर आपके पास कोई हाइड्रोफाइट है, एक प्लांट जो पानी में तैर रहा है, तो प्लांट अगर पानी में तैर रहा है तो बेटा प्लांट तो सॉलिड चीज है, तो पानी में तो लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी रखता है, डूब जाएगा। तो बॉयंसी देने के लिए प्लांट को अपने अंदर गैस भरनी पड़ेगी। तो जो गैस वैक्यूल है, ये वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनली है प्लांट सेल के अंदर जो अपने अंदर गैस को स्टोर किए रखता है, ताकि प्लांट जो हाइड्रोफाइट है, पानी में रहने वाला प्लांट है, वो प्लांट के ऊपर इस तरीके से फ्लोट कर सके। अगर हम बेटा स्टडी करते हैं अमीबा की, अमीबा में वैक्यूल का एक टाइप मिलता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करते हैं। एक्सक्रीशन तो समझ आते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है कि एक अमीबा के अंदर, सेल के अंदर कितना वाटर का कंटेंट होना चाहिए, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा है, उस चीज की रेगुलेशन। ऑस्मोसिस से वर्ड आया, ऑस्मो मतलब वाटर, उसको रेगुलेट करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। लास्ट होता है सैप वैक्यूल, कॉमनली फाउंड। इसके अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर, अमाइनो एसिड्स, पिगमेंट्स, ये सब स्टोर होते हैं। हमें मालूम होता है, हमें स्टडी से पता लगा कि एक पिगमेंट है एंथोसियानिन, बेटा ये सैप वैक्यूल में मिलता है। और ये एंथोसियानिन किसी भी पेटल को उसका कलर डेफिनेट प्रोवाइड करता है। यहां तक तो थी बेटा स्टडीज इस पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। आई एक्सपेक्ट आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर की स्टडी आप अपने नोट से करेंगे, इसके साथ साथ अपने एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एंड इफ यू डन विद दिस, आपके लिए नीट में जितना रिक्वायर्ड है आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।